हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम 365 डे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी की बुक जो है उसका वन लाइनर अध्ययन करेंगे। पहले अपने कक्षा 6 और 7 का अच्छे से अध्ययन कर लिया है और आज जो कक्षा 8 की जो विषय सामग्री है भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान तीनों के संबंध में वन लाइनर से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं ये भारत से किस दिशा के अंदर स्थित है? तो उत्तर पूर्व की दिशा में है। अराकान योमा जो पर्वतमाला है इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। दोनों एक ही है, अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला। तो ये भारत की जो दिशा है उसके उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। पहला अध्याय हमारा भारत से है। आगे अगला, मन्नार की खाड़ी भारत से किस दिशा में है? तो जो मन्नार की खाड़ी है भारत के दक्षिण दिशा के अंदर आई हुई है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है। छठा प्रश्न, विदेशी मानव किन दर्रों से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा था? तो जो विदेशी मानव है ये खैबर व बोलन जो दर्रा है वहां से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पहुंचता है। पूर्वोत्तर दर्रों से किस रास्ते विदेशी मानव उत्तर भारत में आया था? तो पूर्वोत्तर से जो म्यांमार के शान पठार से होकर विदेशी भारत में आया था। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का भारत का अक्षांशीय विस्तार है। सामान्य सा प्रश्न है, स्थिति और विस्तार से संबंधित और आने लायक प्रश्न रहता है ये। आगे, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक का देशांतरीय विस्तार है भारत का। भारत का देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है लगभग कितना आता है? तो 29 डिग्री का अंतर आ जाता है। भारत के पश्चिम से पूर्व सिरे के मध्य का जो समय का जो गैप रहता है वो कितना है? समय का अंतर 2 घंटे का है। किस पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वहां से भारत का जो समय है ये निर्धारित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? स्थान पूछा है तो जो इलाहाबाद है वह या कहे प्रयागराज वर्तमान में उसके नैनी कस्बे से जो है पूर्वी 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो निर्धारित, ये पॉइंट यहीं का है। ठीक है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। देश का क्षेत्रफल कितना है? तो जो देश भारत का क्षेत्रफल है ये 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर का है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% रखता है। अगला, भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर का विस्तार है। भारत का अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। कब बना? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजन होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। दिनांक पूछे आपसे तो 2 जून 2014 याद रखिएगा। ये सभी भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित सामान्य से प्रश्न होते हैं पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हमेशा इन जो सामान्य से फैक्ट हैं इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आगे, ये भारत का मैप दे रखा है कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो भारत को 5 भौतिक भागों में जो विभाजित किया गया है उसके बारे में आपको 6 भौतिक विभाजन है, आप देख सकते हैं मैप को। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा फिर प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो है ये सारे विभाजन भारत का भौतिक विभाजन है। ठीक है। तो याद ध्यान रखिएगा भारत के जो टोटल भौतिक विभाजन है 6 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। बर्फ का घर किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। हिमालय श्रेणियों का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? तो पटकोई व जो नागा पहाड़ी है वहां तक हिमालय की श्रेणियों का विस्तार है दक्षिण के अंदर। वर्ष भर बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती है? तो सदा नीरा नदियाँ। सदा नीरा नदियों का मतलब होता है जो पूरे साल बहती हैं। ठीक है। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है? जो गंगा का मैदान है बीच वाला क्षेत्र उसे अन्न का भंडार कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान होते हैं उन्हें बागर कहा जाता है।
ये सभी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न हैं। भारत की ज्योग्राफी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 8 के अंदर जो भी दे रखा है इन सभी का वन लाइनर के रूप में अध्ययन करेंगे अच्छे से। अपन आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। नई जालौर मिट्टी से पोषित प्रदेश या पोषित मैदान क्या कहलाता है? तो उसे खादर कहा जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति है प्रायद्वीपीय पठार की। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्षिणी भारत का जो दक्कन का पठार है ये सबसे बड़ा पठार कह सकते हैं अपने इन्हें। दक्षिण के पठार में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न पठार कौन सा है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के खनिज की उपलब्धता है यहाँ पर। और जो भारत में खनिज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसमें अपन छोटा नागपुर के पठार का विस्तृत अध्ययन करते हैं और तकरीबन 2 से 4 प्रश्न यहाँ से अक्सर मिल जाते हैं एग्जामों के अंदर। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछे तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। प्रायद्वीपीय पठार का निरंतर अपर्दन व निक्षेपण किस पठार से हुआ है? तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी है इनके कारण। ठीक है। आगे, देश की अधिकांश जनजातीय आबादी कहाँ निवास करती हैं? तो सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, सह्याद्री और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर जनजाति ज़्यादा निवास करती हैं जनजाति। ओके। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है? तो अंडमान और निकोबार जो है वहाँ टोटल 247 द्वीप समूह हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बेरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान के अंदर आया हुआ है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो निकोबार जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? तो जो लक्षद्वीप है भारत का ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध द्वीप है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप, बेरन द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप है इनके बारे में अपन ने सामान्य सी जो जानकारी है एनसीईआरटी कक्षा 8 के अंदर जो दे रखा है उसका अपन ने अध्ययन किया है। इसी प्रकार के और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनसे भी अच्छे प्रश्न आपको पूरे वीडियो पर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आराम से देखें। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो 122 भाषाएं व 234 मातृभाषाएं हैं। आगे, भारत की कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दे रखा है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। दूसरा अध्याय, राजस्थान एक सामान्य परिचय। राजस्थान के बारे में बात करते हैं अभी। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान कितनी रियासतों व ठिकानों में बटा हुआ था? तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे व एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। ठीक है। तो 3 ठिकाने जो थे उसमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराना ठिकाना था। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक पूरा हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। ठीक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं सारे एनसीईआरटी के और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिलता है हमें। इस पेज के अंदर जो दिख रहा है आपको ये राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है 4 भागों में कर रखा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान का भौतिक विभाजन जो कर रखा है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को भौतिक विभाजन के आधार पर। तो 4 विभाजन बताए हैं इन्होंने, याद रखिएगा। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से भी। और राजस्थान का जब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सामान्य सी शुरुआत यहीं से होती है। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न, थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है? तो राज्य के 12 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 61% भाग है। ठीक है। 12 जिले हैं और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61% भाग थार का मरुस्थल लेके बैठा है। और ये जो जिले हैं इसमें दे रखे होंगे सभी, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है। आगे, राजस्थान की या कहे राज्य की कितनी जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र में कौन शामिल है? तो जो भारतीय महामरुस्थल है उसके अंदर राजस्थान के 3 जिले बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो जिले हैं ये महामरुस्थल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य का जो राज्य पुष्प है उसे किसे माना जाता है? तो रोहिड़ा को माना जाता है। ठीक है। और ये जो चित्र दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये खेजड़ी इसका चित्र है।
और रोहिड़ा का जो चित्र वो आपको आगे दिखेगा। अभी खेजड़ी से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये राजस्थान के जो सामान्य जो प्रश्न होते हैं, राज्य पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय राज्य खेल कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा रोहिड़ा का जो फोटो है। वो अगला प्रश्न कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी। खजड़ी का फोटो पहले हमने देखा था। अगला प्रश्न, राज्य में अरावली का विस्तार कितना है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% अरावली लेके बैठा है। यह स्थिति विस्तार भौतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामों में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे और हम वन लाइनर के रूप में प्रश्न उत्तर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक अरावली की लंबाई कितनी है। अरावली से संबंधित प्रश्न आया है, तो 692 किलोमीटर है राजस्थान में इसकी लंबाई। ये राजस्थान का जो मैप दिख रहा है उसके अंदर बीच में अरावली पर्वतमाला को बता रखा है। ये गुजरात में खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है जो दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जाती है और इसकी लंबाई जो है 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर की मानी जाती है। ठीक है ना। आगे इसी प्रकार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है, तो सेवण, धामड़ और करड़ घास मरुस्थल में पाई जाती है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, अरावली को कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है जो सिरोही में आई हुई है और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। राजस्थान या राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है, तो 23% भूभाग मैदानी है। अगला प्रश्न, बीहड़, डांग या कहे उत्खात भूमि किसे कहा जाता है या किसके द्वारा निर्मित है, तो चंबल जो नदी है उसके द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है उसे बीहड़, डांग या उत्खात भूमि कहा जाता है। राजस्थान के मैदानी उपजाऊ भाग में राज्य की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के अंदर माही नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। 18वां प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदान को कौन सी नदियों द्वारा पोषित करती है या कौन सी नदियां यहाँ पर मिलती हैं पूर्वी मैदान के अंदर, तो चंबल नदी, माही नदी ये दक्षिण के अंदर है, बाकी तो कुछ एरिया कवर करती है ये, बनास, बाणगंगा और कांतली। ठीक है, ये माही नदी को आप ये भी इसमें हटा सकते हैं, बाकी चंबल, बनास, बाणगंगा और कांतली। ठीक है। आगे, राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है, तो 7% भाग पर पठार है। राज्य के प्रमुख पठार कौन से हैं, तो उड़िया पठार, आबू पठार, बोराट का पठार, मेसा पठार, ऊपरमाल का पठार और लसाड़िया का जो पठार है ये राज्य के प्रमुख पठार कहे जाते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो जलवायु परिस्थितियां राजस्थान में 5 प्रकार की पाई जाती है। ये सामान्य से प्रश्न है राजस्थान के प्रश्नों से संबंधित हमने राजस्थान अध्ययन की जो किताबें आती है कक्षा 6 से 10 तक की महत्वपूर्ण किताबें, उन सभी का वीडियो हमने एक एक अलग अलग क्लास का जो अच्छे से वन लाइनर का वीडियो चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर उनसे अच्छे से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये राजस्थान का मैप है, इसमें जो जलवायु का विभाजन किया था 5 भागों में वो बता रखा है। पहला शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, इस प्रकार विभाजन रहता है। मैप भी हम साथ साथ में लेके आए, मैप भी वही मैप की फोटो स्क्रीन पे चलेगी जो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर दे रखी है, इसके अलावा किसी प्रकार का बदल नहीं किया जाएगा। आगे, राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवाएं या तेज जो गर्म हवाएं है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे लू कहा जाता है। राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। राजस्थान में अधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो झालावाड़ में होती है, लगभग 100 सेमी से भी ऊपर होती है। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो जैसलमेर के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर से तक की वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। स्थान पूछे तो माउंट आबू है और जिला पूछे तो झालावाड़ है। माउंट आबू में लगभग 150 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। राज्य में हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं है उसे क्या कहते हैं, उसे शीतलहर कहा जाता है। ठीक है, शीतलहर जो है ये हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं होती है। इस प्रकार ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का स्तर सामान्य स्तर ही कह सकते हैं अपन, पर आजकल जो अधीनस्थ मंत्रालय के द्वारा एग्जाम करवाए जा रहे हैं उसमें राजस्थान के जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो सामान्य स्तर के ही पूछे जा रहे हैं। कुछ एक प्रश्न हार्ड दिए जाते हैं, बाकी लगभग 90% सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने जल को आगे किसी बड़ी नदी में मिलाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सहायक नदियाँ कहा जाता है। सरस्वती अपना जल कहाँ गिराती है, तो सरस्वती जो नदी है ये गुजरात के भरूच नामक स्थान जो है वहाँ से अरब सागर में अपना जल गिराती है। किस नदी को वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है, तो सरस्वती को
राज्य की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का हिस्सा हैं? तो चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास बनास और बेड़च जो नदियां हैं यह बंगाल की खाड़ी जो नदी तंत्र है उसका हिस्सा है। राज्य की कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है? तो माही नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी, पश्चिम बनास जो नदियां हैं यह अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है। आगे इन जो नदियां हैं नदियों के प्रकार दे रखे हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है, अरब सागर के अंदर कौन सी नदियां गिरती है और आंतरिक जो जल प्रवाह वाली जो नदियां कौन सी है, ये आंतरिक जल प्रवाह से संबंधित नदियां महत्वपूर्ण है जिसमें गग्गर, साबी, कांतली, मसूरदी, द्रविदती, मेंता, रूपारेला, रूपनगढ़ का नाला और अरब सागर वाली में कच्छ की खाड़ी या रण में जो गिरती है उसमें लूणी नदी और बनास नदी जो है ये कच्छ की खाड़ी या रण में गिरती है और खंबात की खाड़ी में माही, सोम, साबरमती और जाखम गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर चंबल और उसकी सहायक नदियाँ गिरती हैं। बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, गंभीरी और बाणगंगा जो नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो चित्र दिख रहा है आपको ये जो बना रखा है हमने, आप अच्छे से उसको देखिए। देखने से अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि इसकी फ़ोटो छपती है दिमाग के अंदर। इसी में कौन सी नदियां राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेला, मेंढा। ये प्रश्न आएंगे अभी आगे। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र सदानीरा नदी कौन सी है? तो सदानीरा जो वर्ष भर बहती है उसे सदानीरा कहते हैं, तो ये चंबल नदी है। अगला, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा जो है ये किसके किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे है? तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये चंबल नदी का जो ये मैप जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर उसको आप देखिए। इसमें बताया गया है कि चंबल नदी का जो उद्गम है वहाँ से लेकर इसका समापन जो है यमुना नदी के अंदर मिलती है। कौन से जिलों से गुजरती है, इस नदी के किनारे किन नगर की स्थापना हो रही है या कौन सा नगर बसा हुआ है, इन सभी जो तथ्य है इन फैक्ट की जानकारी हमें मैप से होती है। तो मैप को साथ साथ लेके चलना सही रहता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चंबल नदी का ये जो डिटेल के अंदर दे रखा है, इसके ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, कोटा बैराज है। ठीक है, फिर बनास नदी के ऊपर भी है, बिसलपुर बांध है, ये जो ठीक है त्रिवेणी संगम का भी बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि मैप की सहायता लेनी, और ये जो मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर ये भी एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों का सहारा लेना चाहिए, और हम यहाँ पर केवल और केवल वन लाइनर के रूप में प्रश्न उत्तर ही चलाएंगे। आगे, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती नदियाँ हैं, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। राज्य की अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास नदी जो है राज्य की अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं इसे। बनास, बेड़च और मेनाल हैं, इसका संगम कहाँ पर होता है? संगम का मतलब होता है तीनों नदियाँ जिस स्थान पर आकर मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। तो त्रिवेणी बिगोद जो स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर त्रिवेणी संगम है बनास, बेड़च और मेनाल का। अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। इस प्रकार के दूसरी जो भी नदियाँ हैं उनके भी जो त्रिवेणी संगम है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम होता है। ये आगे बनास नदी है उसका मैप दे रखा है इसके अंदर कि ये कहाँ से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ी जो उदयपुर है वहाँ से ये निकलती है, फैसल जा जाती है। चंबल नदी के अंदर जो रामेश्वर नामक सवाई माधोपुर के अंदर स्थान है वहाँ पर विलीन हो इसके अंदर समाहित हो जाती है। और इस नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है उन सभी की जानकारी इस रोड मैप के आधार पर ही आपको मिलेगी। इसके और जो भी नदियों का अध्ययन आप करते हैं उसके सहायक नदियों के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर। बनास जो नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो बनास की लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल जो है ये बनास की सहायक नदी हैं। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व जो साबरमती नदी है इन दोनों के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है, और ये मेन मुख्यतः इनका उसका उद्गम अजमेर में जो नाग पहाड़ है वहाँ से होता है। आगे, लूणी नदी का जल किस स्थान पर जाकर खारा हो जाता है? तो ये बालोतरा में जब ये लूणी नदी पहुंचती है तो यहाँ पर आकर इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा नामक जो स्थान है, अभी ये बालोतरा स्वयं जिला है, पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत आता था। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर, अभी बालोतरा स्वयं जिला है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस स्थान पर आकर लूणी नदी का जल जो है ये खारा हो जाता है? तो बालोतरा नामक स्थान पर आकर इसका जल खारा हो जाता है। ओके, ये जो चित्र दिख रहा है ये लूणी नदी का चित्र है।
इसमें बता रखा है कि कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी। लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ है उससे भी अक्सर प्रश्न बनता है। सुकड़ी, जोजड़ी, जो भी इसके अच्छे नाम है सभी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न, लूनी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? नाम दिए हुए वापस देखो, जोजड़ी, बांडी, जवई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया, यही नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, माही नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश में जो अमरोरू नामक जो स्थान है, अमरोरू नामक स्थान, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोम और जाखम जो है माही की सहायक है। माही नदी पर कौन सा बांध है? तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर आया हुआ है। ये जो रोड मैप दिख रहा है नदी का मैप, ये माही नदी का है। ठीक है, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जो डूंगरपुर जो जिले हैं यहाँ से माही नदी निकलती है। आगे, बाणगंगा नदी का उद्गम की स्थान कौन सा है? तो बाणगंगा जो नदी है ये बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भरतपुर के गना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है? तो बाणगंगा नदी करती है। अगला प्रश्न, बाणगंगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाणगंगा जो नदी है इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। गग्गर का उद्गम किसे माना जाता है? तो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कालिका माता का मंदिर जहाँ से गग्गर नदी निकलती है उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गग्गर नदी है, लगभग 100 किलोमीटर की है। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किससे कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सिंचाई के उद्देश्य से जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध क्या कहलाते हैं? तो उसे बैराज कहा जाता है। ठीक है, किसी मुख्य नहर का वह हिस्सा जहां से पानी का उपयोग नहीं किया जाता है क्या कहलाते हैं? उसे फीडर कहते हैं। फीडर जहाँ जो पानी है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। आगे, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य संचालित है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने बांध हैं? तो 4 बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, मंदसौर नामक स्थान पर। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य में कौन से बांध का निर्माण करवाया गया है? तो राज्य के अंदर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, ये दोनों कोटा के अंदर है, 3 राजस्थान के अंदर है। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो ये बांसवाड़ा में संचालित है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? तो ये राजस्थान और गुजरात के मध्य संचालित है। बिसलपुर परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो बिसलपुर जो परियोजना है ये टोंक के टोडा रायसिंह नगर जो है वहाँ पर बिसलपुर गांव स्थित है। उस गांव के अंदर बिसलपुर परियोजना संचालित है। ये मुख्य पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। ठीक है, बिसलपुर परियोजना, और बिसलपुर परियोजना जो है यह किन किन जिलों में लाभान्वित लाभ देता है? तो वह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखने के संबंधित प्रश्न है सारे। आगे चलते हैं, इसी कड़ी के अंदर और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों के बीच संचालित परियोजना है? तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 4 राज्यों की संचालित परियोजना है। ये प्रश्न अभी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी के जल का पेयजल तथा सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है? तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के द्वारा। अगला, सोम, कमला और अम्बा परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो ये डूंगरपुर के अंदर संचालित परियोजना है। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो उदयपुर के अंदर। जवई बांध परियोजना या जवई परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो पाली के अंदर है। जखम परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? तो प्रतापगढ़ के अंदर। गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सतलज नदी के ऊपर फिरोजपुर हेडवर्क्स नामक स्थान से 1927 के अंदर स्थापित हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया था? तो अच्छा प्रश्न है, तो कंवर सेन ने दिया था इसका सुझाव। सारे प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 8 से संबंधित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर भारत के भी प्रश्न हैं, राजस्थान के भी प्रश्न हैं। पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस के भी प्रश्न आएंगे, और इतिहास से संबंधित भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और जो स्पीड आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आगे, हरिके बैराज का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1952 के अंदर शुरू हुआ। अगला प्रश्न, हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मतीसावली हेड तक इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर है। और अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो नहर परियोजना है उसका अंतिम सिरा किस स्थान तक है? तो बाड़मेर में जो गडरा रोड है वहाँ तक, वहाँ पर इसका अंतिम स्थान है। IGNP अन्य किस नाम से जाने जाती है? तो इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। भरतपुर नहर का निर्माण किस नहर से किया गया? तो आगरा की जो यमुना नहर है उससे इसका निर्माण किया गया था। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो गोमती नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है।
जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह ने 1687 से 1691 के मध्य करवाया था। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है, ये उदयपुर के अंदर है। और चिकलवास नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेह सिंह ने करवाया था। आगे चलते हैं। चौथा अध्याय, भूमि संसाधन और कृषि से संबंधित। विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो 11% भाग पर कृषि की जाती है। धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों का ह्यूमस मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो मिट्टी कहलाती है। मिट्टी की एक परिभाषा है ये, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों का ह्यूमस मिश्रित रूप। आगे आगे चलते हैं। प्रश्न 3, राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। भूई मृदा, सिरोजम मृदा, लाल बलुई मृदा, लवणीय मृदा, लाल दोमट मृदा, पहाड़ी मृदा, बलुई मृदा व जालोढ़ मृदा। जो ये 8 भाग हैं, ये राजस्थान की मिट्टी को इन भागों में बांटा गया है। अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से भी। अगला, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है राजस्थान की। किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो निर्वाह कृषि कहा जाता है उसे। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा कहा जाता है, वालरा। अगला सवाल, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर झूम कहा जाता है। किसान द्वारा छोटे भूखंड पर एक ही समय में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। फसल व पशु उत्पादों को बाजार में बेचना क्या कहलाता है? तो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। व्यापारिक कृषि में फसल व उत्पाद को बाजार में बेचा जाता है। वाणिज्यिक या कहे व्यापारिक कृषि कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि व बागानी कृषि। वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि व बागानी कृषि, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, पिछली बार रीट के अंदर ही पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे चलते इसी प्रकार के प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, दलहन फसलों को में कौन सी फसलें शामिल है? दलहन फसलों के अंदर कौन सी फसलें आती है? तो चना, उड़द, मूंग और अरहर जो है ये दाल होती है, दालें को दलहन कहा जाता है। अगला प्रश्न, तिलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? तो तिलहन के अंदर सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी और ग्वार जो है ये सभी तिलहन फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलों में कौन सी फसलें शामिल हैं? तो गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू और कहवा जो है ये वाणिज्यिक फसलें कही जाती है। राजस्थान में मुख्यतः कितनी फसल ऋतुएं आती हैं? तो 3 फसल ऋतुएं राजस्थान में आती हैं। आगे, खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें शामिल हैं? तो खरीफ की फसलों के अंदर बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली और चावल। आगे, रबी की फसलों में कौन सी फसलें शामिल हैं? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि जो हैं ये रबी की फसलें हैं। आगे, जायद की फसलों में कौन सी फसलें शामिल हैं? तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मतीरा जायद की फसलें हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य से होता है? तो उत्तर प्रदेश से होता है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ से होता है? तो राजस्थान से होता है। विश्व में सबसे अधिक बोया जाने वाला अन्न कौन सा है? तो चावल सबसे अधिक विश्व में बोया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ से होता है? तो हनुमानगढ़ से होता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ से होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो चने का उत्पादन है ये हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर से होता है। यहाँ से भी प्रश्न कृषि से संबंधित जो चैप्टर लगता है सिलेबस के अंदर, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से अक्सर। ये भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में। या बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है सामान्य से प्रश्न होते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर के अंदर आया हुआ है। भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ से होता है? तो राजस्थान से ही होता है। आगे, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ से होता है? तो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य का आधुनिक व मशीनीकृत कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो जैसर के अंदर है। जैसर के अंदर एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म है। अच्छा प्रश्न है। आगे अध्याय 5, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न आएंगे अभी। पहला प्रश्न, वे खनिज जिनके मूल रूप में धातु होती हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है, जिनके मूल रूप में धातु पाई जाती है। आगे, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। आगे,
कौन से खनिज धात्विक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो सोना, लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीज और सीसा। अगला सवाल, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। अगला सवाल, कौन से खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अधात्विक खनिजों के अंदर रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, ग्रेनाइट आदि जो हैं जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। अगला सवाल, कौन से खनिज ऊर्जा श्रेणी या ऊर्जा खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम जिसमें से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा खनिज कहा जाता है। खनिज निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां मुख्यतः कही जाती है। आगे, खनिज जब धरती की ऊपरी की परत पर ही मिल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे खनन कहा जाता है। खनन में जो खनिज है वो बाहर ऊपरी परत में ही मिल जाता है। आगे, जब खनिज के खनन के लिए कुएं का प्रयोग किया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कूप की खनन कहा जाता है। जब खनिज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में खनन करना पड़े तो उस प्रक्रिया को प्रवेधन विधि कहा जाता है। प्रवेधन विधि जब का मतलब होता है कि अत्यधिक गहराई के अंदर जब खनन की प्रक्रिया की जाती है जिससे खनिज की प्राप्ति होती है उसे प्रवेधन विधि कहा जाता है। अगली आखनन विधि है, इसमें मिट्टी जो है मिट्टी की सतह पर ही खनिज की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। आगे, वे वस्तुएं जो मनुष्य की किसी आवश्यकताओं को पूरी करती हो उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। ताजमहल के निर्माण में कहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो मकराना नागौर के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन कहाँ से होता है? तो झारखंड से होता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से बार बार बना सकता है ये क्या कहलाते हैं? उसे नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन काल में दोबारा नहीं बना सकता उसे अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं उन्हें कहते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका प्रयोग पिछले कुछ दशकों में ही हुआ हो या वर्तमान में जिनका विकास किया जा रहा हो उसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो खनिज संसाधन के बारे में जो हमने पढ़ा इसी प्रकार भी ऊर्जा संसाधन के बारे में उसी प्रकार अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन में नवीनीकरण, अनवीनीकरण, परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में जाना। आगे, कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है उसे एंथ्रेसाइट कहा जाता है। राजस्थान में कोयले का कौन सा रूप सबसे उत्तम मिलता है? तो लिग्नाइट मिलता है। और लिग्नाइट जो है ये देश में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट जो राजस्थान में ही मिलता है। ठीक है। आगे, राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहाँ से मिलता है? तो खान जो है वो बरसिंहसर, पलाना बीकानेर व गिरल, जालिपा व कपुरडी बाड़मेर ये खाने हैं लिग्नाइट कोयले की। सरस्वती व मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर रहा हुआ है। जैसलमेर के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो जैसलमेर के गोटारू, तन्नोट व मणिहारी टिब्बा जो है ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जैसलमेर के। भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज कहाँ पर हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज असम के अंतर्गत हुई थी। ये सभी खनिज संसाधन व ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं और आगे भी एग्जाम के अंदर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ में आप इनका। आगे, राजस्थान के किन जिलों में पवन चक्कियां की प्रबल संभावना है? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान में कौन सा अणु खनिज मिलता है? तो राजस्थान में थोरियम मिलता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो रावतभाटा के अंदर स्थित है। खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है? तो अयस्क कहा जाता है खनिज का कच्चा रूप। अध्याय 6 औद्योगिक परिदृश्य। वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो आखेट, भोजन संग्रहण, मछली का पालन, कृषि व जो खनन जो है यह सभी प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक परिदृश्य अध्याय 6 हमने शुरू किया है। इसमें जो जो अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे चलते रहेंगे। आगे, तृतीय व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो बैंक, परिवहन, बीमा और संचार। आगे, सरकार द्वारा आमजन के कौशल हेतु कौन से प्रयास किए गए हैं? तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम ईएसडीपी, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम बीएसडीपी और औद्योगिक प्रेरक अभियान आईएमसी। ठीक है। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर, लघु और बृहत उद्योग। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कहा जाता है। 10 से लेकर 100 श्रमिक जिस उद्योग में कार्य करते हैं उसे लघु उद्योग कहा जाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग व वन आधारित उद्योग। आगे,
हमारी सरकार के द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मेरिनो खादी के लिए चर्चित जो हैं वह जैसलमेर व जोधपुर हैं। बरेली किस स्थान की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की है। ऊनी कंबल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बीकानेर प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ खोली गई थी? ब्यावर अजमेर के अंदर 1899 में खोली गई थी। वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? मद्रास चेन्नई के अंदर 1904 में खोला गया था। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर खोली गई थी 1932 के अंदर। ये जो प्रश्न है सारे वन लाइनर, इसमें जो दिनांक दिया रखिए, दिनांक का भी विशेष ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में दिनांक भी पूछी जाती है। आगे चलते हैं। राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है? तो सीतापुरा जयपुर के अंदर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला 7वां अध्याय जनगणना। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। भारत में जनगणना करवाने का कार्य किसके पास है? तो भारतीय जनगणना विभाग के पास है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राज्य में निवास करता है? तो लगभग 5.7% राज्य में निवास करता है। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे। किसी निश्चित अवधि के बाद जनसंख्या में आया बदलाव क्या कहलाता है? उसे जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर तो 21.31% दिया गया, 21.3% भी आता है एग्जाम के अंदर, दोनों सही है। राज्य के किसी जिले में पिछली जनगणना के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? तो श्रीगंगानगर के अंदर हुई थी, 10% के लगभग थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.6% थी भारत की। अगला, राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही थी? तो 8%। ठीक है, आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना है? 928 है राज्य का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 888 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.10% है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है 74.6%, और राज्य में सबसे कम साक्षरता पूछे तो जालोर में है 54.9%। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मेड़ा जनजाति ज़्यादा है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो भील जनजाति है। राजस्थान में शहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बाड़ा के अंदर पाई जाती है। 8वां अध्याय पर्यटन व परिवहन। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अतुल्य भारत शुरू किया था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? तो 1979 के अंदर हुई। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक किसे माना गया है? तो भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है, ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का पर्यटन का प्रतीक किसे कहा गया है? तो भारत का अतुल राज्य जो है ये अभी वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है। ठीक है, और ये जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। ये दिनांक भी आप याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आगे, धार्मिक तीर्थ स्थल कोलायत कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर आया हुआ है। श्रीनाथ जी जो है धार्मिक तीर्थ कहाँ पर है? तो श्रीनाथ जी जो धार्मिक तीर्थ नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है, माता जी का मंदिर। राज्य के प्रमुख जैन मंदिर कौन से हैं? तो ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर, देलवाड़ा सिरोही के अंदर एक मंदिर है, और रणकपुर पाली के अंदर भी है रणकपुर जैन मंदिर। ये तीनों जो है राज्य के प्रमुख जैन मंदिर हैं। श्री महावीर जी का जो है कहाँ पर स्थित है मंदिर? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1999 के अंदर दिया गया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स चलाई गई थी। राज्य का सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 8 है, पुराना डाटा, उसके अकॉर्डिंग ये राज्य का सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण राजमार्ग था। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के कौन से राजमार्ग गुजरात के कांडला बंदरगाह से जुड़ते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 व 15। भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं? तो भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना का हिस्सा कितना राजस्थान से होकर गुजरता है, या कितना हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है? तो 1500 किलोमीटर का। भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो 1853 में महाराष्ट्र के जो मुंबई से ठाणे के बीच में चालू हुई थी।
राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो 1874 के अंदर बांदुकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चली थी। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर है। राज्य का रेल परिवहन राज्य के कौन से मंडल में स्थित है? तो राज्य का जो रेल परिवहन है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर मुख्यालय उसमें। राज्य में सबसे पहले मेट्रो जो है जयपुर में 2015 में शुरू की गई थी। राज्य का सबसे व्यस्तम और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर वाला है। राज्य में सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कौन सा है? तो रतन अड्डा जोधपुर वाला है। आगे 9 समकालीन भारतीय समाज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने लोग शहरों में निवास करते हैं? तो 31.16%। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है भारत में? तो 65.46%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14%। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.10% महिला साक्षरता है। ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनगणना है उसके डाटा है और उसके आंकड़े भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ लगता है कि भारत की जनगणना और राजस्थान के एग्जाम में केवल राजस्थान की जनगणना ही पूछी जाती है। तो आपको जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। बाकी कभी तुलना कर ली जाती है तो भारत की भी याद होनी जरूरी है। आगे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 79.02 है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या है? 15 से 59 वर्ष की जो आयु का वर्ग होता है उसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो यह 60.29% है। किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में स्थानांतरण, रूपांतरण ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? उसे बाजारीकरण कहते हैं। बाजारीकरण की परिभाषा है। आगे अध्याय 10 सामाजिक न्याय। ऐसी धारणा जो बिना किसी बात के को जाने केवल सुनाई बातों पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन कब पारित हुआ था या कब बना था? तो 1999 के अंदर बना था। अवसरों में असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो भेदभाव है। ठीक है। आगे 11वां विकास की अवधारणा। पहला प्रश्न, वार्षिक मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से लगातार जारी कर रहा है। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात की गई आय क्या कहलाती है? तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। किसी देश के नागरिकों की औसत आयु क्या कहलाती है? उसे जीवन प्रत्याशा के नाम से जाना जाता है। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उसे सतत विकास कहा जाता है। ये विकास की अवधारणा से संबंधित जो विकास की परिभाषा है, सतत विकास क्या होता है, जीवन प्रत्याशा क्या है, इसकी परिभाषा और जो यूएनडीपी जो 1990 से जो सूचकांक जारी कर रहा है उसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। आगे 12वां अध्याय हमारा संविधान से संबंधित प्रश्न आएंगे यहाँ पर। पहला, किसी राज्य में शासन व्यक्ति और उसके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसे संविधान कहते हैं। संविधान कितने प्रकार का हो सकता है? संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगला, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। आगे, भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यह कथन किसका था? ये महात्मा गांधी जी का कथन था। राजस्थान के कितने सदस्य संविधान सभा है? तो सम्मिलित थे, तो 14 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 याद रखना है आपको। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को चुना गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और पहला संविधान दिवस 2015 के अंदर मनाया गया था। आगे, मूल भारतीय संविधान का विस्तार कितना है? तो एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभक्त हैं तथा 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान का विस्तार कितना है? तो वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। 2013 तक का ये डाटा है। संविधान का सार किसे कहा जाता है? तो संविधान का सार जो प्रस्तावना है उसे संविधान का सार कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की से ली गई है ये अवधारणा। ओके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ये।
भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए? सॉरी, मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो मौलिक अधिकार तो 6 है, पर मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है। हमारे संविधान में भारत को किस इकाई के रूप में बताया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 के अंदर। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती हैं। आगे, हमारे मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य अध्याय। पहला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। ठीक है। खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाया गया कार्य क्या कहलाता है? उसे शोषण कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकारों में है? तो यही अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता? उसे शोषण का अधिकार कहा जाता है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसकी यह परिभाषा है। मौलिक अधिकारों के बारे में हम एक वीडियो लाएंगे। पॉलिटिक्स जब हम शुरू करेंगे उसके अंदर हम भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी आर्टिकल हैं और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं एमसीक्यू भी करेंगे और डिटेल में बात भी करेंगे। आगे, संघीय सरकार के बारे में प्रश्न कक्षा 8। जब किसी देश में शासन की शक्तियाँ राज्यों व केंद्र के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो स्पष्ट रूप से होता है। भारत में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संसद की बैठक आयोजित करने व पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। हमारी संघीय व्यवस्थापिका कौन है? संसद है। हमारी संसद के कितने भाग है? 2 भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 552 अधिकतम है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है और इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में बताया गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, वर्तमान में 545 है और इनका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। फिर लोकसभा, राज्यसभा, जो भी कक्षा 8 एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उन सभी का अपन अच्छे से वन लाइनर के रूप में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? तो उसे लोकसभा जो है इसे निम्न सदन कहा जाता है। अगला, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संसद का कौन सा भाग उच्च सदन कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष की आयु रहती है न्यूनतम। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 250 अधिकतम है और वर्तमान में 238 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर। सदन के या संसद के किस सदन को स्थायी सदन भी कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है समय से पूर्व, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा जो है तो होता है उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। संसद का प्राथमिक कार्य कौन सा है? कानून बनाना इसका प्राथमिक कार्य है। संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? संसद के समक्ष बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के पद है तो आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति के लिए। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या कहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है? तो महाभियोग चलाकर। ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यों व शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सामान्यकालीन शक्तियाँ व आपातकालीन शक्तियाँ, दोनों राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त हैं, 2 प्रकार हैं। और देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है वो उसे उपराष्ट्रपति पद है। ठीक है। राष्ट्रपति पद 1 नंबर और 2 नंबर उपराष्ट्रपति पद। ठीक है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो भी एग्जाम में आता है उसमें सामान्य यही होते हैं और जो डीप होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी रहती है? तो 35 वर्ष की आयु रहती है। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है? तो राष्ट्रपति को कहा गया है प्रथम नागरिक भारत का। ठीक है। आगे 28वां ये प्रश्न वापस आया हुआ है। ये 31वां प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल देश में लगा सकता है? तो 3 प्रकार के आपातकाल। युद्ध की स्थिति में, संवैधानिक संकट और वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो जिसे राष्ट्रपति
लगा सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे, केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? तो केवल कैबिनेट मंत्रियों से मंत्रिमंडल का गठन होता है। प्रधानमंत्री पद है तो आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। आगे अध्याय कानून व भारतीय न्यायपालिका, जो अध्याय 15 है उसके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न, वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? तो उसे सामाजिक कानून कहा जाता है। सामाजिक कानून जो है यह परंपराओं, रीति रिवाजों व धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर ही बनाए जाते हैं। समाज के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उसे सामाजिक कानून भी कहा जाता है। और समाज जो है हमेशा परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही चलता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे अच्छा प्रश्न कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून क्या कहलाते हैं? तो उसे राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? तो 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो बनाया गया था, और यह उसी समय संसद से पारित भी करवाया गया था, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है और वह 12 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है। हमारे देश के लिए में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? तो हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। न्यायपालिका से राष्ट्रीय स्तर पर किसका प्रावधान है? तो न्यायपालिका में जो है राष्ट्रीय स्तर से मतलब होता है कि सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, यह दिल्ली के अंदर है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। जस्टिस बोबड़े भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो किताबें चलती थी उस समय के फैक्ट हैं, वर्तमान में अलग फैक्ट होते हैं। बाकी आपको केवल इसकी प्रक्रिया जो रहती है और उसका जो चुनाव किस प्रकार होता है, कौन नियुक्ति करता है, यह याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना क्या कहलाता है? उसे याचिका कहा जाता है। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में पुनर्विचार हेतु जाना उसे अपील कहा जाता है। 16वां अध्याय राष्ट्रीय सुरक्षा। पहला प्रश्न, किसी राष्ट्र निर्माण के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? 4 तत्वों का होना आवश्यक है। भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता व सरकार। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा जो है ये 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो भारत की तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इन सभी का जो फाइनल निर्णय है ये राष्ट्रपति ही लेता है। यह राष्ट्रपति का पद काफ़ी महत्वपूर्ण है देश के अंदर। भारत का पहला नागरिक भी है ये, और यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था 1947 के अंदर। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर की लंबाई जल सीमा की है। आगे, युद्ध के दौरान प्रशासन एवं नागरिकों द्वारा अपने घरों व ऑफिस में अंधेरे रखना क्या कहलाता है? उसे ब्लैकआउट कहा जाता है। अभी हुआ था ब्लैकआउट। ब्लैकआउट शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित है, ठीक है। सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी किससे जुड़ सकता है? तो एनसीसी व स्काउट गाइड से जुड़कर विद्यार्थी सैन्य शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है, और यह स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर एक्टिविटी होती है। आगे चलते हैं। 17वां अध्याय मुगल साम्राज्य का पतन व 18वीं सदी का भारत। कक्षा 8 चल रहा है, इतिहास शुरू होता है अब यहाँ से। पहला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली थी? तो शाह आलम द्वितीय ने इसका आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो औरंगजेब की धार्मिक, मुगल मराठा एवं मुगल राजपूत की जो नीतियाँ थी, यह मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। आगे, किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए सिक्का भी चलवाया था? तो जो बंदा बहादुर है उसने, इसका आंसर रहेगा। आगे, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी महाराज जी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मराठा शक्ति का विकास किसके काल में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव के काल में हुआ था। जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने की थी। जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? तो महाराजा सूरजमल जो हैं, इनके द्वारा जाटों की शक्ति का विकास हुआ था, और इन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था। आगे,
बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की थी। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 में हुडा सम्मेलन आयोजित किया था? तो सवाई जय सिंह ने। अगला प्रश्न, मुगलों से जोधपुर किसने छीन लिया था? तो अजीत सिंह ने छीन लिया था। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? प्रताप सिंह ने बनवाया था। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उसे चौथ कहा जाता था। चौथ। मराठा क्षत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उसे सरदेशमुखी कर कहा जाता था। ठीक है। राजस्थान के किस शासक ने यशवंत राव होलकर की सहायता की थी? तो भरतपुर नरेश जो रणजीत सिंह है, इसने यशवंत राव होलकर की सहायता की थी। ठीक है। भरतपुर का नरेश था रणजीत सिंह, इसने यशवंत राव होलकर जो मराठा है इसकी सहायता की थी। अच्छा प्रश्न है। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं राजवंश से संबंधित अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो भी भर्ती होती है उसके सिलेबस में जहाँ राजवंश दिया होता है वहाँ से 1 से 2 प्रश्न अक्सर यहाँ से बनते हैं और एनसीईआरटी से ही ज़्यादा उठाए जाते हैं प्रश्न। ये आगे चलते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई? 1857 में हुई थी। गोद निषेध नीति किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। किस क्रांति काल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया था? तो बांकीदास जोधपुर से, सूरजमल मिश्रण बूंदी से और जो बाहरट है ये जैसलमेर से, इन्होंने ये कार्य किया था। आगे, अंग्रेजों की छावनियां लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो जवाहर जी और डूंगर जी थे। किस रियासत ने जवाहर जी को शरण दी थी? तो बीकानेर रियासत ने शरण दी थी। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो नाना साहब पेशवा व उसके सहयोगी अजमुल्ला खां व रंगोजी बापू ने क्रांति की योजना बनाई थी। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ था? तो 31 मई 1857 तय हुआ था। क्रांति का प्रतीक क्या थी? कमल का फूल व रोटी था। और कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब व तात्या टोपे ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के और भी प्रश्न आगे है। अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिहार में क्रांति का नेतृत्व बाबू कंवर सिंह ने किया था। असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दीवान मणिराम कंदपेश्वर सिंह ने किया था, दोनों ने मिलकर। उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने किया था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद जो छावनी है वहाँ से हुई थी। दिनांक 28 मई 1857 को राजस्थान में शुरुआत होती है। राजस्थान के प्रश्न और भारत के प्रश्न दोनों कक्षा 8 में एक ही अध्याय के अंदर दे रखे हैं। कक्षा 8 की जो सामाजिक की बुकें चलती हैं, अभी नया एनसीईआरटी की किताबें वो अलग है। यह जो पहले चलती थी ये सारी किताबें हैं, पहले ये अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो नई जो एनसीईआरटी अभी जो हाल ही में चल रही है उसका भी अध्ययन करेंगे। उसमें राजस्थान के फैक्ट कम मिलते हैं। ठीक है। आगे चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ लगाया गया था? तो ये एरिनपुरा में लगाया गया था, एरिनपुरा छावनी के अंदर। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी? तो खेरवा जो है, खेरवा नामक स्थान पर हुई थी। कुशाल सिंह कहाँ के ठाकुर थे? ये आहुआ के ठाकुर थे। कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया था? तो बिथोड़ा नामक स्थान पर। अगला सवाल, किस अंग्रेज जनरल का सिर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो मैक मॉसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। किस अंग्रेज जनरल का सिर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया गया था? तो मेजर बर्टन का सिर काटकर घुमाया गया था। कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो जयदयाल और मेहराब खां जो है इन्होंने कोटा में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया। आगे 24वां प्रश्न, राजपुताने का कौन सा शासक अपनी सेना राज्य से बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया था? तो बीकानेर का शासक। ठीक है। अगला, किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? तो अमरचंद जो बाटिया है इसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे को अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। आहुआ की कुलदेवी कौन है? तो सुगाली माता है, इन्हें क्रांति की देवी भी कहा जाता है। किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ हैं? तो जो सुगाली माता है आहुआ की कुलदेवी, इनके 10 सिर व 54 हाथ हैं। क्रांति के बाद किन्हें सबसे अधिक अंग्रेज प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो सामंतों को सबसे अधिक अंग्रेज प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस के गठन को मंजूरी दे दी थी? तो लॉर्ड डफरिन ने इन्होंने दी थी। ठीक है। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने तर्कों से 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया था? तो ये वीर सावरकर ने दिया था। और यह भी पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने किसने भारत का जो 1857 की क्रांति है उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता
विद्रोह कहा था तो भी इसका आंसर वीर सावरकर ही है, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां अध्याय, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक व समाज सुधार। पहला प्रश्न, सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी थी? तो कलकत्ता के राजा राम मोहन राय ने छेड़ी थी। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ब्रह्म समाज रख दिया गया था। अगला प्रश्न, सती प्रथा के खिलाफ कानून कब पारित हुआ? तो 1829 के अंदर पारित हुआ था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किसने किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक की रचना की थी? अच्छा प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है या गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, दलित समाज का उत्थान करने वाले नेता जो हैं ज्योतिबा फुले, इनका भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जब अपन समाज सुधार की बात करते हैं, समाज सुधार से संबंधित जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो ज्योतिबा फुले से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इनका भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे, ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति के खिलाफ जन चेतना फैलाने का काम किया? तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ इन्होंने काम किया था ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो सैयद अहमद खां हैं। ये मॉमडन एंग्लो ओरिएंट जो कॉलेज का संस्थापक भी हैं। इनका प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे, मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सैयद अहमद खां को दिया जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, ये सभी समाज सुधारक हैं भारत के। पुनर्जागरण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो उस चैप्टर के अंदर भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहले लगता था, इस बार इस चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक, और रीट के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर और पटवारी वीडियो जो भी एग्जाम राजस्थान में करवाए जाते हैं आदेश मंत्रालय के द्वारा, उसमें इन प्रश्नों को पूछा जाता है। आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस, इन्हें स्वामी विवेकानंद को क्या नाम दिया था इन्होंने? तो विविदिशानंद का नाम दिया था। खेतड़ी के महाराज ने विविदिशानंद को किस नाम से संबोधित किया था? तो खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद नाम से संबोधित किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? श्रीमती एनी बिसेट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना भी श्रीमती एनी बिसेट ने की थी। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 1883 के अंदर उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। संघ सभा का गठन किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है संघ सभा से। तो गोविंद गुरु ने संघ सभा का गठन किया था। गोविंद गुरु से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, तो यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, सुरजी भगत यानी कि सुरमल दास जो हैं, ने किसमें जन चेतना फैलाने का कार्य किया था? तो इन्होंने जनजाति जो वर्ग है उसमें जन चेतना फैलाने का कार्य किया था। बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1822 के अंदर। कोटा में कन्या वध पर रोक कब लगाई गई थी? 1834 के अंदर। जोधपुर में त्याग प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1841 के अंदर। जयपुर में मानव व्यापार पर कब रोक लगाई गई थी? 1847 के अंदर। उदयपुर में डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1853 के अंदर। और राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? तो 1899 के अंदर, 1889 के अंदर अजमेर के अंदर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन होता है। और ये जो सभी दिनांक हैं, जो डेट है, सन है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सन है और यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको ये डेट हूबहू याद होनी चाहिए, क्योंकि डेट गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वीडियो को बार बार जरूर देखें। आगे, राजस्थान में किनके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में शारदा एक्ट बना था? तो इसका आंसर रहेगा अजमेर के हरविलास शारदा के द्वारा। 33वां प्रश्न, अलवर में किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए थे? घरों और मंदिरों के जो दरवाजे हैं ये हरिजनों के लिए खोल दिए थे। तो पंडित हरिनारायण शर्मा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 20वां अध्याय, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। पहला प्रश्न,
एक देश पर दूसरे देश का सैन्य अधिकार क्या कहलाता है? उसे उपनिवेश कहते हैं। किस पुर्तगाली ने भारत आने पर का समुद्री रास्ता खोजा था? तो वास्को डी गामा ने। आगे तीसरा, 1717 में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले पूरे भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? तो फर्रुखसियर ने। चौथा प्रश्न, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किन जहाज़ों का प्रयोग किया गया था? तो ईस्ट इंडियन मैन नामक जो जहाज है इसका प्रयोग किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले संपत्ति निकासी का विरोध किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू ने संपत्ति निकासी का विरोध किया था, और संपत्ति से संबंधित सिद्धांत भी यही देते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से होती है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। दादा भाई नेहरू से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, और अगला अध्याय पढ़ेंगे अपन ब्रिटिश कालीन जो भारतीय शासन व्यवस्था थी उससे संबंधित जो एनसीईआरटी का फैक्ट है, वन लाइनर जो भी प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। आगे पहला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये भारत के प्रथम वायसराय हैं। ब्रिटिश काल में भारत कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 11 प्रांतों में विभक्त था। तीसरा प्रश्न, किस कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया था? तो पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। अगला, भारत के नरम दल को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो आया था, इसे भारत परिषद अधिनियम 1861 भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो मार्लो और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक माना जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंदर भारत में पहली बार संघात्मक शासन सरकार की स्थापना की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के का जो डिस्पेच है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सरकार की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट देना क्या कहलाता है? उसे शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। राजपूताना की किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी? तो बीकानेर के अंदर। आगे, ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समरवती सूची कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगला अध्याय अपन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। ये इतिहास का जहाँ विषय लगता है वहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। पहला प्रश्न, कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 1885 में बम्बई के गोवालिया तालाब इसके इलाके गोकुल बाई तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुई थी। दूसरा, एलन ऑक्टोवियन ह्यूमस ने अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए किस संस्था का गठन किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम जिसे कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन था? तो एओ ह्यूम। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अखबारों में कौन से लेख लिखे थे? तो मराठा व केसरी लेख लिखे थे। उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक कहा जाता है। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक के इनके द्वारा होम रूल आंदोलन संचालित किया गया था। बंग भंग कब किया गया था? तो बंग भंग की जो दिनांक है ये 1905 की दिनांक है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंग भंग की दिनांक 1905 याद रखिएगा। और उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। कई बार प्रश्न आया हुआ है। ये भी कांग्रेस से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अधिवेशनों के बारे में प्रश्न बनते हैं। अगर कांग्रेस का जो पक्ष अंग्रेजी पढ़ाई के अलावा हड़ताल आंदोलन व आर्थिक बहिष्कार का मार्ग अपनाना चाहता था उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे करम दल कहा गया था। पाल बाल से प्रसिद्ध कौन थे? तो पंजाब के लाला लाजपत राय, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 के अंदर रोलेट एक्ट आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दिनांक क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ? ये जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने कर दी थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने कर दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये मोहनदास करमचंद जो गांधी है, महात्मा गांधी ने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी।
महात्मा गांधी के से संबंधित जो भी आंदोलन है उन सभी आंदोलनों सत्याग्रहों की दिनांक आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी या कहे 5 फरवरी, दोनों दिनांक देखने को मिलती है 1922 के अंदर। 4 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लाला लाजपत राय के विरोध में नेतृत्व में हुआ था साइमन कमीशन का विरोध। लाला लाजपत राय की हत्या किसकी लाठियों से हुई थी? तो सैंडर्स की लाठियों से हुई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और उसके साथियों ने कर दी थी। भगत सिंह व उसके 2 साथियों राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी थी? तो 23 मार्च 1931 को दी थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। ये जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये सारे जो दिनांक याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू होता है। अमर शहीद हेमू कलानी को कब फांसी दी गई थी? तो हेमू कलानी जो है इसको 21 जनवरी 1943 को फांसी दी गई थी। विनायक दामोदर सावरकर जो है, वीडी सावरकर की रचना कौन सी है? तो स्वातंत्र्य समर जो है इनकी रचना है। सावरकर जिस जहाज से अंग्रेजों को चकमा देकर भागे थे उसका नाम क्या? तो उसका नाम मारिया जहाज है। किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 आजन्म कारावास की सजा देते हुए अंडमान व निकोबार जेल में भेज दिया गया था? तो वीर दामोदर सावरकर जो हैं, वीडी सावरकर, इन्हीं को 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कप्तान किसने संभाली थी? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 को हुई थी। अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया था? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को विभाजन कर देते हैं। बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? तो 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे। बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो अमृतलाल के द्वारा हुआ था। वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा। केसर सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा भीलवाड़ा के अंदर केसर सिंह बारट का जन्म होता है। चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? केसर सिंह बारट की रचना है चेतावनी चुंगटिया। अगला, तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रोती हैं पर मैं दूसरों सैकड़ों माओं को रोने का कारण नहीं बन पाऊंगा, यह कथन किसका था? काफ़ी प्रसिद्ध कथन है। तो ये प्रताप सिंह बारट का कथन था। ठीक है, कि तुम कहते हो कि मेरी माँ रोती हैं पर मैं सैकड़ों माओं को जो रोने का कारण है नहीं बन सकता, ये प्रताप सिंह बारट का वक्तव्य है जो एनसीईआरटी बोर्ड में लिखा हुआ है। और ये एसजीटी ऐसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये कथन किसका है, तो इसका आंसर प्रताप सिंह बारट लगा कर आना है हमें। आगे चलते हैं। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने के जुलूस पर बम किसने फेंका था? तो जोरावर सिंह बारट ने फेंका था। अमरदास वैरागी के रूप में कौन क्रांतिकारी जाना गया था? तो जोरावर सिंह बारट ही, जो बाद में अमरदास जो वैरागी हैं इसका रूप धारण कर कर रहते हैं। चापेकर बंधुओं द्वारा किस अंग्रेज की हत्या कर दी गई थी? तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की जो है इसकी हत्या कर दी थी। आगे 23वां अध्याय, आज़ादी के बाद जो भारत है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न, आज़ादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी? तो आज़ादी से पहले भारत में 562 रियासतें थी। ठीक है, आज़ादी के बाद जो भारत है, ये यहाँ से भी प्रश्न आधुनिक जो भारत पढ़ते हैं अपन, मॉडर्न हिस्ट्री, उससे के अंदर प्रश्न आते हैं यहाँ से। और मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न आजकल एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये ट्रेंड बन गया है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों की ओर। आज़ादी के पहले भारत में कितनी रियासतें थी? 562। ठीक है, दूसरा सवाल, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 के अंदर किया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अब जब भी जानते हैं। आगे, संविधान सभा में कितने सदस्य रखे गए थे? तो 389 सदस्य, 399 सदस्य जो थे संविधान सभा में रखे गए थे। संविधान सभा से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बहुत ज़्यादा ही फैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, जब पॉलिटिकल साइंस की क्लासें हम शुरू करेंगे तो उसमें संविधान सभा से संबंधित 2 से 3 वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको काफ़ी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे अपन। आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा में सबसे पहले अपने प्रतिनिधि किस शासक ने भेजे थे? तो बीकानेर के शाहदूर सिंह जो हैं इन्होंने भेजे थे। आगे, पाकिस्तान से भारत
या क्या है, पाकिस्तान के भारत से अलग होने पर भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी बाद में सदस्यों की संख्या। नई भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा ने अपने काम को कितनी समितियों में बांटा था? तो उस समय 17 समितियों में अपने कार्यों को बांटा था। संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित व अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है भारत के अंदर। रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनके नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना होती है और इन्हीं के द्वारा भारत को एक किया गया था। मेवाड़ के किस महाराणा ने पाकिस्तान में शामिल होने से स्पष्ट मना कर दिया था? तो भोपाल सिंह ने मना किया था। किस रियासत की प्रजा ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके भारत में शामिल होने की मांग रखी थी? तो जूनागढ़ रियासत ने। का अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता के समय कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी? तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो रियासतें हैं ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था और इसी के आधार पर रेड क्लिफ रेखा नाम पड़ा था बाद में। पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो 1971 में होता है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उसके बाद। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अभी 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया गया था। आगे, पाकिस्तान से भारत की कितनी बार प्रत्यक्ष रूप से जंग हुई थी? तो 4 बार हुई थी, 1948, 65, 71 और 99 के अंदर। ठीक है। योजना आयोग का उद्देश्य क्या है? तो भारत में पंचवर्षीय जो योजना है उसका निर्माण करना योजना आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। आगे प्रश्न, भारी उद्योगों पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों पर बल दिया गया था, भारी उद्योगों पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2015 के अंदर, अभी हमने बात की थी इस बारे में। अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अरविंद जो अर्थशास्त्री हैं, अरविंद पनगड़िया, उनको बनाया गया था। और अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अरविंद पनगड़िया का संबंध किस जिले से है? ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, राजस्थान में। राज्यों की सीमा तय करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जो राज्यों की सीमा का निर्धारण करते थे। मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का नया नाम तमिलनाडु है। ठीक है। ये सभी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न कहे जाते हैं और इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये प्रश्न लग जाते हैं। बाकी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप अपने हिसाब से स्पीड ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर। मैसूर का नया नाम क्या है? तो मैसूर का नया नाम कर्नाटक है। पंजाब व हरियाणा अलग राज्य कब बने थे? तो पंजाब व हरियाणा जो है ये अलग राज्य 1966 के अंदर, 1966 के अंदर 1966 में पंजाब व हरियाणा राज्य का निर्माण होता है। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित मत्स्य संघ पढ़ते हैं अपन, पहला चरण है उसके अंदर। और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाते हैं। 4 होते हैं ABCD इसमें। ठीक है ना। जो राजस्थान एकीकरण के लिए हमने जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के राजस्थान बोर्ड की किताबों का वीडियो बना रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से इसको। मत्स्य संघ नामकरण किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये KM मुंशी की सिफारिश पर यह नाम रखा गया था। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो कोटा को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर के विलय होने के बाद इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो महाराणा भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर के विलीन होने के बाद इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री उस समय माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं। अगला प्रश्न, वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बना दिया गया था वृहत राजस्थान के अंदर। आगे, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख है ये महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। ये सभी प्रश्न तभी पढ़ने का मज़ा ज़्यादा होता है जब आपको ये सारा कंसेप्ट NCERT से पढ़ा हुआ हो। ठीक है। प्रमाण लाइनर पढ़ने से क्या होता है कि प्रश्न अगर वापस रिपीट होता है तो गलत नहीं जाए आपका। ठीक है। आगे, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान का राज प्रमुख मान सिंह को बनाया गया था। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया था? तो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा जो क्षेत्र है इसको राजस्थान में मिला दिया गया था।
राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था? तो सिरोज जो स्थान है उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, झालावाड़ का राज्य था, झालावाड़ से संबंधित था। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी सामान्य सा प्रश्न, बेसिक प्रश्न कहे जाते हैं ये सभी। राजस्थान के बारे में हमने वीडियो में बहुत अच्छा अध्ययन किया है, जो बार बार प्रश्न आते हैं उनका भी अच्छे से अध्ययन किया। आगे 24वां अध्याय हमारे गौरव। पहला प्रश्न, चंद्रप्रदाय का जन्म कब हुआ? दिनांक पूछी चंद्रप्रदाय के जन्म की, तो इसका आंसर देंगे हम 1148 में लाहौर के अंदर चंद्रप्रदाय का जन्म होता है। चंद्रप्रदाय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज जो रासो हैं ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। चंद्रप्रदाय के पिता का क्या नाम था? तो राव वेण। ओके। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान कौन सा है? तो भीनमाल जालोर 598 ईस्वी के अंदर ब्रह्मगुप्त का जन्म होता है। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ब्रह्म स्पुष्ट सिद्धांत या खंड खाद्य कम जो है इसकी प्रसिद्ध रचना है। ब्रह्मगुप्त का जो अध्ययन के क्षेत्र हैं वो कौन सा है? तो ये ज्यामिति और खगोल विज्ञान से संबंधित है ब्रह्मगुप्त। ठीक है ना, ये जालोर से संबंधित है और भीनमाल नामक स्थान पर इनका जन्म 598 ईस्वी के अंदर होता है। और ये अब जो इन सिद्धांत भी देते हैं या यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। आगे, विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? तो महर्षि जो सुश्रुत हैं इन्हें विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा जाता है। 9वां प्रश्न, सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सुश्रुत जो संहिता है ये सुश्रुत का ही प्रथम ग्रंथ है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। श्रीनिवास रामानुजन का अध्ययन क्षेत्र क्या था? तो गणित इनका अध्ययन क्षेत्र था, गणित के क्षेत्र में काम किया था इन्होंने, श्रीनिवास रामानुजन ने। ये देखो जो भी फैक्ट अगर एनसीईआरटी के अंदर दिया जाता है ना, वो इजी हो चाहे हार्ड हो, पर एग्जाम में वो हुबहू मिलता है, तो हमें ये पढ़ना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। श्रीनिवास रामानुजन ने किसके साथ लंदन में शोध कार्य किया था? तो GH हार्डी के साथ इन्होंने लंदन में शोध कार्य किया था। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री मालनगर भीनमाल जालोर के अंदर इनका जन्म होता है। महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो शिशुपाल वधम इनकी प्रसिद्ध रचना है। महाकवि माघ के पिता का क्या नाम था? दत्तक इनके पिता का नाम था। महाकवि माघ की माता का क्या नाम था? तो माल्हण देवी इनका माता का नाम था। सूत्रधार मंडन का कार्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में सूत्रधार मंडन ने काम किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था? तो शुद्ध जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण मंडन के निर्देशन में हुआ था। मंडन के पिता का क्या नाम था? तो शैतार्क या खेता जो है मंडन के पिता थे। महर्षि पाराशर की रचना कौन सी है? तो महर्षि पाराशर की रचना का नाम कृषि पाराशर है, कृषि पाराशर। महर्षि पाराशर का जन्म कहाँ हुआ? ये पुष्कर में जन्म लिए थे इन्होंने, पुष्कर से संबंधित है। कृषि शास्त्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो महर्षि पाराशर को कृषि शास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? चक्रपाणि मिश्र थे। चक्रपाणि मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? तो विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श, राज्य विशेष पद्धति, ये सभी चक्रपाणि मिश्र की रचना है। चक्रपाणि मिश्र किससे प्रभावित थे? ये वाराहमिहिर से प्रभावित थे। चक्रपाणि मिश्र ने भूमिगत जल बताने के लिए किस ज्ञान का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया? तो हरवा का उल्लेख किया था। विभिन्न संकेतों के आधार पर भूमिगत पानी की उपस्थिति व गहराई बताने का ज्ञान जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे हरवा कहा जाता है। ये राजस्थानी शब्द है हरवा। ठीक है, तो ये इस बारे में आपको ध्यान रखना है। चक्रपाणि मिश्र की ये जो रचना है, 4 रचनाएं, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श, राज्य विशेष पद्धति, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, तो नोट आउट कीजिए इनको। आगे, चक्रपाणि मिश्र के पिता का क्या नाम था? उग्रमिश था। जलाशय व जल स्रोतों के विशिष्ट ज्ञान का ज्ञाता किसे माना जाता है? तो चक्रपाणि मिश्र को ही माना जाता है। सारंगधर किनके दरबार में था? तो हमीर या जो है रणथंभौर के, उनके दरबार में था। सारंगधर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? इन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। सारंगधर की रचना कौन सी है? तो सारंगधर जो पद्धति है ये सारंगधर की रचना है। यहाँ पर कक्षा 8 से संबंधित जो भी वन लाइनर प्रश्न है समाप्त हो जाते हैं, और अगले वीडियो में अपन कक्षा 9, फिर कक्षा 10, 11, 12 सारे ही जो एनसीईआरटी के फैक्ट है उनका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी प्रकार सपोर्ट करने के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।